जय हिंद दोस्तों. So we covered the Greek invasion in the last video and as I told कि ग्रीक इन्वेजन के बाद ही जो है मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है. तो ये जो पूरा चैप्टर रहेगा ये मौर्य डायनेस्टी पे रहेगा. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर आर आई थिंक more than 130 as I told you yesterday in the video. So मे बी हो सकता है कि अगर ये चैप्टर एक गो में कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे बिकॉज अराउंड 60-70 क्वेश्चंस इजीली एक गो में हम कर सकते हैं. तो इसको दो पार्ट में हम कर लेंगे जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. एंड एज द स्टोरी गोज ऑन कि नंद डायनेस्टी के बाद, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, कि नंद डायनेस्टी में धनानंद के बाद जो है उनको रिप्लेस किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने. और यहाँ से मगध में एक नई डायनेस्टी बन के आती है जिसका नाम रहेगा मौर्यन डायनेस्टी. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय. ठीक है, इंडियन एम्पायर की बात हो रही है. ठीक है, मगध एम्पायर की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेसिफिक रीजन की बात नहीं हो रही. इंडियन एम्पायर क्यों बोला गया? क्योंकि पहला, जैसे हमने देखा कि जिस टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, वी सॉल्व द क्वेश्चन कि उस टाइम पे कोई सेंट्रल डायनेस्टी नहीं थी ऐसी. सब थे, अलग अलग किंगडम्स थे, अपने अपने सबके जो भी उनके जेनेटिक्स थे, लेकिन कोई एक सेंट्रल डायनेस्टी नहीं थी जो रूल कर रही थी. तो पहला इंडियन एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया एंड ही वाज द फर्स्ट एम्परर हु ब्रॉट टुगेदर द स्मॉल फ्रेगमेंटेड किंगडम्स ऑफ द कंट्री. और फिर उनको उन्होंने कंबाइन किया, एक सिंगल लार्ज एम्पायर में लेकर आए. वो उनको सबको डिफीट करके दे मिंगल्ड इनटू द डायनेस्टी. और उसके बाद एक लार्ज एम्पायर उन्होंने सेटअप किया. अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया उन्होंने टू द एज ऑफ व्हाट इज़ नाउ नोन एज ईरान. ईरान तक उनका जो एम्पायर है, अभी का जो ईरान है, उस टाइम जो चंद्रगुप्त मौर्य का या मौर्यन डायनेस्टी में जो एम्पायर था वो ईरान तक एक्सपेंड हो गया था. एंड ही वॉज द वन हु फर्स्ट यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली. इसीलिए मौर्यन डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ में मानी जाती है, नॉट ओनली ऑफ द मगध एम्पायर, मगधन रीजन, बट ऑल्सो ऑफ इंडिया. वाई? बिकॉज ही एक्सपेंडेड to all the edges of India and unified all the small dynasties into one dynasty. So it was the first Indian dynasty, Indian empire. Next is first Indian empire, again the same question. ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आया था 2002 में, अगेन 2020 में भी आपको ये मिल गया. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी. तो इनमें से अगर देखेंगे, देखिए पुरानी आ जाएगी, हर्यक आ जाएगा, या शिशुनाग डायनेस्टी आ जाएगी, नंद डायनेस्टी, तो अलग ऑप्शन, तो अलग आंसर होता. लेकिन इन चारों में से जो सबसे पुरानी है वो कौन सी है? वो मौर्यन डायनेस्टी है. तो मौर्यन डायनेस्टी इज़ द ओल्डेस्ट, इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी because it ruled from 321 to 184 BC and it was established by Chandragupta Maurya. Afterwards, Kushan dynasty, Gupta dynasty and Vardhan dynasty also ruled over India. चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ. ओके, तो बोल रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो प्रोमिनेंटली किस बुक में उनको ज़्यादा का उनका मेंशन मिला है? तो वो मिला है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस. उन्होंने लिखी थी विशाख दत्त ने, जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ढूंढीराज हैज़ रिटन अ कमेंट्री ऑन मुद्रा राक्षस. तो मुद्रा राक्षस के राइटर कौन थे? विशाख दत्त थे. उसके बाद ढूंढीराज ने एक कमेंट्री लिखी थी मुद्रा राक्षस पे. इन दिस ड्रामा चंद्रगुप्त इज डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ नंदराज. तो ये अभी भी हिस्टोरिकली नहीं पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली किस क्लैन से थे. इस पर बहुत सारे विवाद हैं. अभी अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग चीज़ें बताते हैं. जैसे कि इन्होंने बोला है कि वो नंदराज के बेटे थे. नहीं पता है एग्जैक्टली कि किस क्लैन से थे या उनके माता पिता कौन थे. ठीक है, दिस बुक डिपिक्ट्स चंद्रगुप्त एज वृषल और एंड कुलहीन. तो इस बुक में जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ये वृषल थे या कुलहीन थे, मतलब उनका कोई प्रॉपर ऐसा क्षत्रिय क्लैन नहीं था जो राजा बनने, मतलब बेसिकली पहले क्या होता था कि क्षत्रिय क्लैन के ही इंसान को राजा बनाने के लिए मतलब वो योग्य होते थे. तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं था, कुछ बोलते हैं कि नहीं वो किसी डायनेस्टी या किसी क्षत्रिय कुल को बिलोंग करते थे. तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग अभी इस पे विवाद चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं. तो कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं आ पाए हैं. ठीक है, देन हु रिकॉग्नाइज्ड सैंड्रो कोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य. तो विलियम जोन्स जो थे
ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने बताया था कि जो सैंड्रोकोटस जिसका जिक्र किया हुआ है कुछ स्क्रिप्चर्स में, ग्रीक आई थिंक ईरानियन में भी, तो वो जो है सैंड्रोकोटस इज रिकॉग्नाइज्ड एज चंद्रगुप्त मौर्य। एरियन एंड प्लूटार्क ने उनको एंड्रोकोटस बोला है। तो ये सब जो है ये किसने बताया? विलियम जोन्स ने बताया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट मीटिंग ऑफ सैंड्रोकोटस विद अलेक्जेंडर। तो सैंड्रोकोटस अलेक्जेंडर से मिले थे, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अलेक्जेंडर से मिले थे। ये इसका मेंशन किसने किया है? तो ये जस्टिन ने किया है। जस्टिन एक ग्रीक राइटर थे who described meeting of Sandrocotus and Alexander the Great. Who was called as Sandrocotus by Justin, the Greek writer? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये ग्रीक राइटर थे जस्टिन, इन्होंने सैंड्रोकोटस नाम दिया था इनको। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए हर उसमें आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, बिना देखे नहीं लगाना है आंसर, कभी कभी ये गलतियां भी हो जाती हैं, तो पूरा पढ़िएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जहाँ पर सही आंसर है वो लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग डायनेस्टी के टाइम पे जो चंद्रगुप्त हुए उनके नाम दे रखे हैं। कौटिल्य हैड एन अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। इनको विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे एंड चाणक्य के नाम से भी जानते थे। When Chandragupta Maurya had the responsibility of united Indian Empire as emperor, Kautilya served as prime minister, advisor and chief priest. He was the pioneer scholar of political science and also known for his famous book अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स जो कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस पे बेस्ड है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की बुक एग्जैक्टली नहीं है ये, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन भी आएगा कि ये, क्योंकि अर्थशास्त्र हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक होगी, ये पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया को स्पेसिफिकली इसने दिखाया है उसमें। बाय विच नेम चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। तो अपने बचपन में वो उनको विष्णुगुप्त के नाम से बुलाते थे। सेज चणक, एक सेज चणक थे हु गेव हिज सन द नेम चाणक्य। द एंशियंट अर्थशास्त्र हैज बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य बाय अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स। अर्थशास्त्र आइडेंटिफाई इट्स ऑथर बाय द नेम कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र में जो नाम दिया हुआ है वो कौटिल्य लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर वन वर्स जिसमें उनको विष्णुगुप्त बोला गया है। In the question, the name of Chanakya in childhood is asked. So from the above option, Vishnugupt is found to be the most appropriate answer. ठीक है, तो चाणक्य को इसमें ऑप्शन में भी देखिए इन्होंने चाणक्य दे दिया है, तो बचपन में इनको विष्णुगुप्त के नाम से बुलाते थे। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर ट्रॉबमैन, चाणक्य और कौटिल्य इज प्रिज्यूमेबली द नेम ऑफ द ऑथर्स गोत्र। तो इन्होंने बोला, ट्रॉबमैन ने बोला है कि चाणक्य जो कौटिल्य जो भी होगा ये उनके गोत्र मतलब जो ऑथर्स का जो गोत्र है, बेसिकली ऑथर मतलब कि अर्थशास्त्र ने चाणक्य ने लिखा हुआ है तो उनका गोत्र जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट इज अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज, फिर से वही है विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज, नाउ दे आर आस्किंग इट इज अ प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य? नो। इज इट अ बायोग्राफी? नो। हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? नो। इट वॉज अ बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी ड्यूरिंग द मौर्यन मोनार्क किंगडम। जो सप्तांग थ्योरी है स्टेट की वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इट। स्टेट की एक सप्तांग थ्योरी जो दी थी वो इसमें पहली बार लिखी गई थी, जिसमें कि क्या बताया गया? 7 एलिमेंट्स बताए गए हैं स्टेट के। अगर आपको कोई राज्य चलाना है तो उसके 7 एलिमेंट्स पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तभी आप उस राज्य को बेहतर तरीके से चला सकते हो। ये चाणक्य ने जो पूरा ज्ञान था बेसिकली ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था जब वो एम्परर बने थे। तो जो सप्तांग थ्योरी में जो 7 एलिमेंट्स हैं वो 7 एलिमेंट्स देख लेते हैं, बाकी इसका एक लैबोरेटिव पूरा डिस्क्रिप्शन भी है। तो पहला एलिमेंट है उसमें राजा, द किंग, द स्वामी। देन सेकंड एलिमेंट इज मिनिस्टर और अमात्य। राजा हो गया, उसके मिनिस्टर हो गए तो टेरिटरी जिसको जनपद बोला गया। फोर्ट जो दुर्ग होता है उसको फोर्ट बोलते हैं। ट्रेजरी मतलब जो कोष है आपका। आर्मी, आर्मी को दंड बोलते हैं। एंड अलाइज, अलाइज इज योर फ्रेंड्स, मित्र। तो अर्थशास्त्र में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीरियन सिस्टम को डील किया जाता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। नेक्स्ट, कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन, अगेन सेम क्वेश्चन, आपका थीम ही पूछी जा रही है। बुक की थीम क्या है? इकोनॉमिक रिलेशंस है? नहीं है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट? नो। फॉरेन पॉलिसी? नो।
wealth accumulation, no. None of the above or more than one of the above. तो इसमें ई ऑप्शन इन्होंने रखा है, ठीक है. नेक्स्ट इज, देखिए इसमें कुछ प्रिंसिपल्स उसमें फॉरेन पॉलिसी के भी दिए थे, ठीक है. बेसिकली पॉलिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो पॉलिटिकल कंडीशन में आप क्या, आपको कैसे अपने अलाइज के साथ डील करना है वो भी आना चाहिए, आपके स्टेट के क्या प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस रहेंगे वो भी आना चाहिए, ठीक है. अगर हम ये बोलेंगे कि पूरी थीम जो पूरी बुक थी वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड थी तो वो गलत हो जाएगा. तो ये कुछ एलिमेंट्स उसमें हैं, तो मे बी मोर देन वन भी इसका आंसर हो सकता है. अब एक्सप्लेनेशन जो है या इन्होंने बीपीएससी में क्या बनाया है वो डिपेंड करता है, बट इसका आंसर मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है. मोर मतलब देर आर टू ऑप्शंस, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन. तो सिर्फ इस पर नहीं है, सिर्फ इस पर भी नहीं है, इधर मोर देन वन कर सकते हैं इसको या नन. एनीवेज आंसर जो भी होगा वो ई ही होगा. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी. अभी हमने देखा कि 7 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर कौन है, किंग है. किंग के नीचे आ जाएगा आपका मिनिस्टर, क्योंकि किंग किससे चलेगा, आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए ना. अभी आप बोलोगे कि भाई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई कैबिनेट ही नहीं है, तो कौन कौन उनको देगा सारी चीज़ें, सिर्फ अकेले प्राइम मिनिस्टर तो नहीं डील कर सकते हैं. तो अब ये हो गए तो कहाँ रहेंगे, ये टेरिटरी को एक रूल करेंगे, उस टेरिटरी में कहाँ रहेंगे, एक दुर्ग या फोर्ट में रहेंगे, वहाँ से कैसे आप डील करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी इस पर डिपेंड करेंगी. फिर जब ये सब आपको पूरा राज्य चलाना है तो आपके पास एक ट्रेजरी होनी चाहिए, कोष होना चाहिए, और आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई आपके हमला बोल दे, भाई आपकी टेरिटरी तो एक्सपेंड कर ही रहे हो आप, तो एक प्रॉपर आपके पास दंड होना चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, और फाइनली आपके एलाइज से भी आपको बना के रखना है जो कि आपके फ्रेंड्स हैं या मित्र हैं. तो ये बोल रहे हैं जो सेवेंथ पार्ट है वो क्या है, तो सेवेंथ पार्ट जो है वो मित्र है. तो ये क्रोनोलॉजी भी है, ठीक है, इस क्रोनोलॉजी को भी याद रखिएगा. किंग, मिनिस्टर, देन योर टेरिटरी, फोर्ट, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ट्रेजरी, आर्मी एंड अलाइज. इससे कुछ बन रहा है, KMTFT, पता नहीं क्या बन रहा है. तो आप बेसिकली 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी एंड अलाइज, ठीक. नेक्स्ट इज, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी, मित्र और एलाई इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट. एलाई जो होते हैं इट इज़ लाइक द ईयर ऑफ द स्टेट, ठीक है. आप एलाइज ऑफ किंग असिस्ट हिम इन पीस एंड वॉर. तो आपने अपने जो मित्र बना रखे हैं वो आपको हमेशा ही साथ देंगे, चाहे पीस का टाइम हो तो भी वो साथ देंगे, वॉर का टाइम है तो भी वो साथ देंगे, वो आपके कानों की तरह काम करेंगे. मतलब कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है आपको उनके थ्रू मिलेगी अगर आपने एलाइज अपने बना के रखे हुए हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कौटिल्य डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन आइडियलिस्टिक एंड फेक एलाइज. तो कौटिल्य ने इसमें इस पर भी बात की है कि कौन आइडियलिस्टिक है, कौन फेक एलाइज है. नेचुरल बेटर है आर्टिफिशियल से. कोई भी राजा हुज फ्रेंड इज ग्रीडी और प्रूरियंट और कावर्ड देन रुइन इज इनएविटेबल. मतलब अगर आपने ऐसे दोस्त बना रखे हैं जो ग्रीडी हैं या जो कावर्ड हैं तो फिर आपका पतन जो है वो निश्चित है, ठीक है. तो आप अपने पतन को नहीं रोक सकते क्योंकि आपने अपने दोस्त या मित्र ही ऐसे बना रखे हैं. इसीलिए अभी भी हम बोलते हैं अच्छे मित्र बनाइए. अब अच्छे मित्र या बुरे मित्र की डेफिनेशन अभी नहीं है, लेकिन भले हमारे पास डिनेस्टी ना हो बट जो भी है वो डिनेस्टी से कम नहीं है. तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास का जो ऑरा है उसको पॉजिटिव रखा जाए, ठीक है. नेक्स्ट इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ. तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र किससे डील कर रही है, देख लिया है हमने. इकोनॉमिक लाइफ से स्पेसिफिकली नहीं कर रही, नो रिलीजियस लाइफ, नो सोशल लाइफ, इट इज़ ओनली ऑन पॉलिटिकल पॉलिसीज. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली. प्रिंस ऑफ मैकियावेली से किसको कंपेयर किया जाता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किया जाता है. Arthashastra is a unique book of political science which is compared with the Prince of Machiavelli, the great Indian thinker. Next is Damicus came to India during the reign of. तो Damicus किसके टाइम पे आए थे, इनके पुत्र के टाइम पे. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सेकंड जो रूलर बने थे वो उनके पुत्र थे बिंदुसार. कंफ्यूज नहीं होना है, बिंबिसार अलग थे, ठीक है. बिंबिसार कौन थे, बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डिनेस्टी, ओके, एंड द फर्स्ट किंग ऑफ द मगध एम्पायर. But this man is Bindusar, who is the son of Chandragupta Maurya. ठीक. According to Strabo, Syrian king Antiochus Soter
सेंट हिज एम्बेसडर डायमिकस, तो डायमिकस किन के एम्बेसडर थे? सीरियन किंग के, सीरिया के, टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार एंड ही रिप्लेस्ड मेगास्थनीज, तो उसने किसको रिप्लेस किया था? डायमिकस ने मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड ऑफ, तो चंद्रगुप्त जी का जो पैलेस था जो पाटलिपुत्र में था जहाँ वो राजा रहते थे, वो किसका बना हुआ था? वो बना हुआ था वुड का। कैसे पता चलता है? कि कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं मॉडर्न पीरियड के, वो आपको बुलंदी बाग और कुम्भराहार से मिले हैं नियर पटना, जो कि एंशियंट पाटलिपुत्र था। इट इज़ नोन दैट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज मेड ऑफ वुड। एक्सकेवेशंस भी कुछ हुए थे डीपी स्पूनर के द्वारा, एंड द रिमेन्स ऑफ द सिटी वॉल फ्रॉम बुलंदी बाग एंड द रिमेन्स ऑफ पैलेस फ्रॉम कुम्भराहार, ये उस टाइम पे एक्सकेवेशन के टाइम पे मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिमेन्स ऑफ विच एंशियंट सिटी हैव बीन फाउंड एट कुम्भराहार साइट, तो कुम्भराहार पे किसका मिला है? पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग वॉज द एंशियंट साइट ऑफ, अगेन हमने देखा दो जगह से मिले, बुलंदी बाग से और कुम्भराहार से, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ ली गई है। देखिए यहाँ पे तो सिंपली पूछा गया कहाँ कहाँ से, इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया कहाँ कहाँ से मिला, बुलंदी बाग में मिला और कुम्भराहार में मिला। अब यही दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ ली गई है। सो कुम्भराहार एंड बुलंदी बाग, ठीक है, दोनों से कहाँ के मिल रहे हैं? पाटलिपुत्र के। हु अमंग्स द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर द दक्कन, तो इनमें से किसने दक्कन तक भी मतलब अपनी पहुंच बढ़ाई थी? तो ये थे चंद्रगुप्त। द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर्ड द दक्कन प्लेटू। Jain and Tamil sources inscriptions found at various sites of southern India prove that Chandragupta Maurya expanded his empire into the Deccan tract. ठीक है, तो कुछ जैनिज्म और तमिल सोर्सेज से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर दक्कन तक भी बढ़ाया था, एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका ये भी वहाँ पर मिले हैं बहुत सारी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, बट ही कॉन्कर्ड द कलिंगा ओनली, but he conquered the Kalinga. In this situation, Chandragupta Maurya should be given the credit of Dakkan victory, as victory of Bindusar is doubtful and history never remembered him as a victor. ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ doubts हैं। कैसे? First thing, Chandragupta Maurya was the first ruler of Mauryan Empire. Then comes his son Bindusar. Then comes his son Ashoka, जिनको हम अशोका द ग्रेट भी बोलते हैं। ठीक, तो इन्होंने एक्सपेंशन किया, हमने देखा ईरान तक भी एक्सपेंशन किया। फिर कुछ एविडेंसेस से पता चलता है कि तमिल और जैन लिटरेचर से कि ये दक्कन तक भी इन्होंने एक्सपेंशन किया, और सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं विक्ट्री भी किया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कॉन्कर किया। ठीक है, अब बिंदुसार का जो कॉन्कर हुआ कि नहीं हुआ ये डाउटफुल है, क्योंकि नहीं मानते हैं लोग, उनके बारे में कोई एविडेंशियल फैक्ट नहीं है कि बिंदुसार ने किया था या नहीं किया था, तो ये तो वैसे ही आउट हो जाते हैं। फिर बचे अशोक। अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो सबसे पहले आपको डाउट आएगा कि हाँ अशोक जो हैं उन्होंने डेक्कन को कॉन्कर किया था, बट ऐसा एविडेंसेस में लिखा हुआ है दैट ही कॉन्कर्ड कलिंगा आउट ऑफ स्पेस। ठीक है, लेकिन दक्कन में कॉन्कर की बात नहीं है। हाँ उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस, उनके जो एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, वो वहाँ पे मिले हैं, बट कॉन्कर का ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो सबसे पहले जो कॉन्कर का एविडेंस मिला है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अगेन इन सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किसने किया था? हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि ये इन्होंने अपने एजेस को बहुत बढ़ा दिया था। अब ये जो डेनेस्टी थी सिर्फ मगध तक नहीं थी, मगध के और बहुत आगे चली गई थी। ठीक है, तभी तो वो सेंट्रल जो डेनेस्टी बन पाई इंडिया की, इंडियन डेनेस्टी हमने क्यों बोला। ठीक है, तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्कन, ईरान, ये सारे एजेस तक कौन पहुँचा है? चंद्रगुप्त मौर्य पहुँचे हैं। Unification of India has taken proper shape in the leadership of Chandragupta Maurya. Early victories of Chandragupta Maurya stretched his boundaries from Byas to Indus. ठीक है, तो इनिशियली ब्यास से लेके इंडस तक इन्होंने अपनी विक्ट्री लिखी। उसके बाद इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, उसने ये प्रूव किया है दैट हिज सोवरेनिटी ओवर द वेस्टर्न इंडिया। तो रुद्रदामन के इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि ये वेस्टर्न इंडिया तक भी आ गए थे। उसके बाद यूनिफाइड मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल एंड असम इन द ईस्ट टू मॉडर्न डे अफगानिस्तान इन द वेस्ट। आप समझ रहे हैं पूरा जो इंडिया का जो मैप है, ठीक है, रफली मैप है देखिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवर कर रहे हैं, और अफगानिस्तान तो इधर आ गया आपका, ये कवर कर रहे हैं पूरा। समझ रहे हैं आप, एक्सपेंशन देख रहे हैं। एंड टू कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ एंड दक्कन प्लेटू इन द साउथ। तो ये पूरा इनका एरिया जो है ये एक्सपेंशन का एरिया है इनका।
ठीक। नेक्स्ट इज द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया। अभी जस्ट हमने देखा वेस्टर्न इंडिया में है, तो कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? देखिए कलिंग रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में, तो ईस्टर्न इंडिया हो गया वैसे भी। गिरनार रॉक कहाँ पर है? गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, तो गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में है। जूनागढ़ भी उधर ही है। सुपारा रॉक ऑफ अशोका, ठीक है। तो आपको चंद्रगुप्त ने जो वेस्टर्न इंडिया के ऊपर रूल किया था वो आपको कहाँ से पता चल रहा है? देखिए इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, जो कि अभी हमने जस्ट इससे पहले ही पढ़ा है कि रुद्रदामन के इंस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वेस्ट तक अपने उन्होंने कदम बढ़ाए थे, या यहाँ तक भी उन्होंने विक्ट्री ली थी, ठीक है। तो ये तो अशोका के हो गए। तो ये वैसे भी बेसिकली ऐसा नहीं है कि अशोका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं लिखा होगा, हो सकता है, बट चंद्रगुप्त ने वेस्ट पर रूल किया था, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। बट ये पता चल रहा है कहाँ से? रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। The description of the construction of irrigation dam by Mauryan provincial governor Pushyagupta was found from the Junagadh rock inscription of Rudradaman, which clearly proves that this western part of India was once the part of Mauryan Empire. कैसे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ इरिगेशन डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो कि मौर्यन प्रोविंशियल जो गवर्नर थे पुष्यमित्र उनके द्वारा करवाया गया, पुष्यगुप्त उनके द्वारा करवाया गया था। तो इससे क्लियरली ये पता चलता है क्यों कोई कैनाल का कंस्ट्रक्शन करवाएगा या कुछ भी करवाएगा, जब तक उसकी टेरिटरी नहीं है वहाँ जाके वो क्यों करेगा? तो इसका मतलब कि कभी ना कभी ये टेरिटरी उसकी रही थी। नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द करडमक क्षत्रप issued and very rare I'm so sorry I'm not able to pronounce it, and very rare coins, okay, copper. In which of the following metals the Kardammak Kshatrap issued and very rare coins? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसका। कॉपर इसका आंसर है। करडमक रूलर्स कॉइनेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। करडमक शायद कोई जगह है, उनके जो रूलर हैं उसके कॉइनेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आर दो सिल्वर कॉइन्स विच वर क्वाइट फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग द क्षत्रप रूल, ठीक है, और दूसरी जो है उनको पोटेंट कॉइन्स बोला गया है। करडमक रूलर चस्ताना इशूड बोथ सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है रेयर कॉइन्स के बारे में, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर कॉइन्स जो थी वो उस टाइम पे बहुत रेयर थी ड्यूरिंग द करडमक रूलर, ठीक है। तो अगर कभी फ्यूचर में फिर से क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड और पूछते हैं कि कौन कौन सी कॉइन्स की थी, तो सिल्वर और कॉपर दोनों की थी, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो इन्होंने रेयर कॉइन्स के बारे में अगर पूछ लिया तो रेयर कॉइन्स जो थी वो कौन सी थी? कॉपर कॉइन्स थी, क्योंकि उस टाइम पे कॉपर कॉइन्स रेयर थी। That Gujarat was included in the kingdom of Chandragupta Maurya is proved by, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए अब वेस्टर्न साइड के बारे में कोई भी बात हो रही है तो याद रखिएगा कहाँ से पता चलता है? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। फिर है विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस। सेल्यूकस को कौन से इंडियन किंग ने डिफीट किया था? ये किया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द इन्वेटर आर्मी ऑफ सेल्यूकस इन 305 BC। सेल्यूकस वाज द गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न मैसिडोनियन एम्पायर, ठीक है। सेल्यूकस कौन थे? ही वाज द गवर्नर ऑफ ईस्टर्न मैसिडोनियन एम्पायर। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेल्यूकस। कौन से ईयर में डिफीट किया था? 305 BC में किया था। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको डिफीट किया था? डिफीटेड द इन्वेडर आर्मी ऑफ सेल्यूकस निकेटर इन 305 BC। एंड कौन थे ये? मैसिडोनियन एम्पायर के गवर्नर थे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 क्या बोल रहे? लिस्ट 1 में है समुद्रगुप्त की कंटेम्प्रेरी किंग्स और उनके किंगडम्स, ठीक है। तो धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा। अब देखिए फिर से वही बात आएगी कि कितने याद रखने हैं। इसमें रटना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बार बार देखना है, रिवाइज करना है। अगेन मैं बोलूँगी आता है ठीक है, थोड़ा भी डाउट लग रहा है मत कीजिए, कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए ही बनते हैं,
ठीक है। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट एज इफ हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट रहे हो, बट हमने जो हिस्ट्री अपनी जिन भी बुक से पढ़ी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, अशोक होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार कम इंपॉर्टेंट हैं। जब आप स्पेसिफिकली प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी में आते हैं, मैं अपने लिए बता रही हूँ, शायद मैंने तभी सुना, उससे पहले नहीं सुना था, बट ये नाम सुने हुए थे हमने अपने स्कूल्स में, और ये सुना भी होगा तो मे भी भूल गए होंगे। उसके बाद आपके विक्रमादित्य आते हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हमेशा हमने बचपन से पढ़े हैं, बट उनकी क्रोनोलॉजी आती है तो वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर हमने उनको देखा है। बट ऐसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो अगर आपको एलिमिनेट करके आप कर पा रहे हैं एंड आप श्योर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि फिर इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये रीजन भी जो उनका जो किंगडम है वो भी ऐसे कुछ बहुत फैमिलियर नाम नहीं है। सो आई वुड एडवाइस कि क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है देन जस्ट लीव इट। हाँ, जो ये हो सकता है कि जो ऑलरेडी पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इस पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको इसका रिविजन बार बार करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा। तो इसका आंसर ही देख लेते हैं, 3142, 3 1 देन 4 एंड 2। ठीक है, धनंजय का जो किंगडम था वो था कुशालपुरा। अब कहाँ है कुशालपुरा नहीं पता है। ठीक है, नीलराज का अवमुक्त, उग्रसेन पलक या पालक, पता नहीं, विष्णुगोपा इस कांची। ठीक है, तो कांची तो मुझे तो एक ही पता है, आप लोगों को क्या पता है कमेंट करके बताइएगा। कांची आते ही मुझे संजय दत्त का पोर्ट्रे होने लगता है सामने, तो आप बताइएगा कांची क्या है। बाकी ये जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपने जो रिलेट करना था, तो हमने देखा कि धनंजय का क्या है, कुशलपुरा, नीलराज इज़ अवमुक्त, देन उग्रसेन इज़ पलक, विष्णुगोपा इज़ कांची। ठीक है, हालांकि कांची इज़ अ फैमिलियर प्लेस, तो अगर ये वही उसी को डिपिक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट इज द गिवन मैप रिलेट्स टू। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो मैप है ये किस रूलर के हो सकता है, मतलब इंडिया इतना जो पोर्शन है ये इसके रेन के अंडर था। ठीक है, तो कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, समुद्रगुप्त आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज साउथ इंडियन कैंपेन, अशोका टुवर्ड्स क्लोज ऑफ हिज रेन, एंड एम्पायर ऑफ थानेश्वर ऑन द ईव ऑफ हर्षाज एक्सेशन। ठीक, तो इसका आंसर है सी, अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन। तो जो गिवन मैप है इट इज़ रिलेटेड टू अशोका। अशोकाज रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट्स गिव अस द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एम्पायर। द होल इंडिया केम अंडर द किंगडम ऑफ अशोका एक्सेप्ट आसाम एंड सम ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि जो पूरा का पूरा जो इंडिया था वो अशोका के एम्पायर के अंदर था, एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ आसाम एंड सदर्न इंडिया। Who established Raj Dharma on triplex basis of longanimity, liberty and compassion? तो अब ऑप्शंस ही ऐसे दे दिए कि आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, अशोका, शिवाजी, रंजीत सिंह और अकबर। तो अशोका ने अनाउंस किया था द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल धम्म नीति टू बी फॉलोड बाय हिज पीपल ईजिली। क्या था अशोका का धम्म? इट वॉज बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल विच वर नॉट रिलेटेड टू एनी कम्युनिटी। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं थी, बट डिक्लेयर्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। वो इसलिए था कि आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कल्चर से बिलोंग करते हो, ये ह्यूमैनिटी के लिए था। लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन, ये उसके 3 बेसिस थे। ठीक, नेक्स्ट इज विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर। इनमें से अशोक के एम्पायर की पार्ट कौन सा नहीं था। तो हमने देखा कि ये मैप अगर आप देखेंगे फिर से, तो साउथ इंडिया वाला ये पार्ट इसमें नहीं दिखा रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद अशोक ने कॉन्कर किया, ये था टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन, तो अब तो वो आएंगे नहीं यहाँ पे लड़ने। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान वाला जो एरिया था वो तो चंद्रगुप्त जी ने ही टच कर लिया था, तो इन्होंने उसको ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड किया होगा। बिहार में थे ही मगध एम्पायर थे, कलिंग को इन्होंने कॉन्कर किया ही था। दिस वॉज ईजी क्वेश्चन, हो सकता है उस टाइम पे एक्चुअली 97 का क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं, अभी हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं।
उस टाइम पे रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ बुक्स हुआ करती थी जो लोग रिगरसली पढ़ते थे, तब जाके वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। तो अभी इजीली हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, दिस इज श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका वॉज नॉट पार्ट ऑफ अशोका's टेरिटरी। द सेकेंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका क्लैरिफाइज दैट चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी वर नॉट द पार्ट ऑफ मौर्यन रेन। ठीक है, इसीलिए इनको एज स्टेट्स बोलते हैं। कौन कौन से? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी। ताम्रपाणी मतलब श्रीलंका। तो ये जो 5 है ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स भी थे और ये मौर्यन रेन का पार्ट नहीं थे, इसीलिए इनको एज स्टेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज अशोका वन द अवंती महाजनपद एंड मर्ज्ड इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल। व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर टू? तो क्वेश्चन ये है कि अशोका ने अवंती महाजनपद को जीता और उसको मर्ज कर लिया मौर्यन एम्पायर में। अवंती कहाँ पर है? एमपी में है। किसके टाइम पे? ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल। तो ये जो कहानी पूरी लिखी हुई है कौन से टेक्स्ट में लिखी हुई है? तो ये लिखी है समंत पसादिका ऑफ बुद्ध घोष। ठीक है, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। ये भी आई थिंक एक रिसर्चर बिठाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट से इट वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन, इट वॉज जस्ट अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इफ़ यू नो द आंसर ओके, इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर तो फिर आप इसमें ट्रैप में फंस जाएंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर एक ट्रैप है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का वो इनके टाइम से पहले लिखा जा चुका है। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य जो ने लिखा है वो अशोक के टाइम से पहले ही लिखा जा चुका है। देन अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि हमने पहले ही पढ़ लिया है। महाभाष्य ऑफ पतंजलि ये भी पुराने टाइम की बात है। पुराना मतलब कि इनके पीरियड की बात नहीं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एलिमिनेशन लग सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं कि एलिमिनेशन लगाने का। ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट अगर इसी टाइप के 4 ऑप्शन दे दिए जाते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, बट ये 3 जो दिए हुए हैं ये फैमिलियर हैं और यहाँ पे इनकी बात नहीं हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि अष्टाध्यायी में कुछ 16 महाजनपद की बात हुई थी। ठीक है, उनमें से कुछ महाजनपद थे, उसमें कुछ रिपब्लिक्स की बात हुई थी। तो ये सब अशोका के टाइम का जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इज in which of the following inscription of Ashoka mention has been made of South Indian kingdoms? Okay, तो साउथ इंडियन किंगडम्स का मेंशन कहाँ पर है, कौन से रॉक एडिक्ट में है? तो ये सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट है। 2 तरीके के रॉक एडिक्ट थे अशोका के। आप जब अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे माइनर रॉक एडिक्ट होते थे और मेजर रॉक एडिक्ट होते थे। ठीक है, मेजर एंड माइनर। तो 14 तो मेजर होते थे आपके और माइनर का नंबर मुझे याद नहीं, देख लेते हैं। नहीं दिया हुआ इसमें, देखते हैं। देर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड जो दूसरे नंबर का था, इट डिस्क्राइब्स द प्रेजेंस ऑफ पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वर बिल्ट बाय। तो इंडिया का पहला हॉस्पिटल, अगेन अ फैक्ट, एंड पहला हर्बल गार्डन किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। ठीक, अशोक बिल्ट द फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन इन इंडिया। ही फाउंडेड हॉस्पिटल्स, पब्लिक गार्डन्स, गार्डन्स फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स। इसके अलावा ही ऑर्गेनाइज्ड डिगिंग ऑफ वेल्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर शेड्स एंड क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री फॉर द केयर ऑफ एबोरिजिन्स एंड सब्जेक्ट रेसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक मिनिस्ट्री भी बनाई थी उन्होंने कि जो एबोरिजिन्स हैं उनके लिए। इसके साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर काम भी किए थे, हॉस्पिटल, पब्लिक गार्डन्स वगैरह वगैरह। ट्रीज़ लगवाए थे कि लोग जब जाते हैं तो उनको बैठने के लिए शेड चाहिए, कहीं भी बीच में थक के रोक रहे। आज का टाइम तो है नहीं, इमेजिन कर रहे हैं कि आप कार में निकले और आज भी इनफैक्ट आपको शेड चाहिए। एंड आई थिंक वी पीपल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर आप ने इससे पहले एग्ज़ाम दिया है तो यूपी में या कहीं भी, इनफैक्ट जब आप मान ली, चलो हाइपोथेटिकली मानते हैं आप यूपी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीच का जो 3 घंटा होता है, यू डू नॉट गेट इवन अ ट्री ऑफ शेड जहाँ पे आप बैठ सको। ठीक है, आपको कैसे भी करके वो 3 घंटे निकालने पड़ते हैं। अगर गर्मी का टाइम है तो
द सेकेंड पेपर, गिविंग द सेकेंड पेपर बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिव फॉर एवरी वन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज वॉज हमेशा से रही है। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन काम थे ये अशोक जी ने करवाए थे, अशोका द ग्रेट ने करवाए थे। नेक्स्ट इज, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट अशोका डिड नॉट लीव बिलीफ इन हिंदुइज्म। वैलिडेशन कहाँ है इसका? क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि अशोका जो थे, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन अशोका, इन तीनों का अलग अलग धर्म इन्होंने ले लिए थे। ठीक है, दे वर बॉर्न हिंदू। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में उन्होंने जैनिज्म अपना लिया था। उस टाइम पे जैनिज्म, हिंदुइज्म, इस तरीके के अलग अलग कोई धर्म का कॉन्सेप्ट था नहीं बेसिकली। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन हो। हाँ, जैनिज्म जो था वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में से ही निकला था, इवॉल्व हुआ था। महावीरा वॉज क्षत्रिय, और इससे पहले जो 24 तीर्थंकर हुए देवर क्षत्रिय, तो देवर हिंदूज। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने एक नई फिलॉसफी निकाली, तो वो जैन बेसिकली वो सेक्ट बन गया उस टाइम पे। फिर बिंदुसार ने आजीवक को मान लिया था, जो हमने देखा था कि डेस्टिनी में बिलीव कर रहे हैं। फिर अशोका आए, अशोका ने बुद्धिज़्म को अपना लिया, क्योंकि उनको जब कलिंग वॉर के बाद ही सॉ द ऑल द ब्लड शेड एंड एवरीथिंग, देन ही गॉट समथिंग इनसाइड कि किसके लिए किया जा रहा है ये ब्लड शेड देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने कुछ नई फिलॉसफीज़, कुछ धर्मों को अपनाया। तो ये अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि बुद्धिस्ट तो वो बन गए थे, मतलब उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बावजूद उन्होंने हिंदुइज्म में बिलीफ नहीं छोड़ा था। इसका वैलिडेशन कैसे मिलता है? तो इसका वैलिडेशन मिलता है एपिथेट ऑफ देवम प्रिया से। ठीक है, जो कोरोनेशन हुआ था अशोक का वो 269 BC में हुआ था, और उनका नाम, ही वॉज नेम्ड एज देवम प्रिया, उनको देवम प्रिया नाम दिया गया था, देवम प्रियदर्शी, इन हिज इंस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है बिलवेड ऑफ गॉड्स और हैंडसम बाय लुक्स। ठीक है, देवम प्रिय मतलब हैंडसम बाय लुक्स और बिलवेड ऑफ गॉड, ये इंडिकेट करता है इन हिज बिलीफ इन हिंदू रिलीजन। ठीक, क्योंकि बुद्धिज़्म में तो गॉड की थियोरी नहीं थी, तो इसका मतलब कि वो हिंदू रिलीजन को उन्होंने पूरी तरह, मतलब ये मोनोथीस्ट हो गए या कुछ और ऐसी चीज़, वो नहीं, उन्होंने बिलीव्स माने थे, जो बुद्धिज़्म के जो बिलीव्स हैं वो उन्होंने माने थे, और उन्होंने एक धर्म स्थापित किया था। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द अकरेंस ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक? तो इनमें से कौन से सोर्सेज जो हैं वो बताते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में? तो दीपवंश बताते हैं, महावंश बताते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, देन दिव्यदान में नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू सिन्हेलीज फोकलोर, दीपवंश और महावंश, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन, ये सिन्हेलीज फोकलोर है। ठीक है, सिन्हेलीज हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थे, सिन्हेलीज मतलब श्रीलंकन साइड में जो लिखे गए थे फोकलोर्स, वहाँ से पता चलता है कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के टाइम पर हुई थी। उसके जो चेयरपर्सन थे वो मुगालीपुत्र तिस्स थे, द फेमस बुद्धिस्ट मेंडिकेंट। नेक्स्ट इज, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक वॉज हेल्ड एट, ये तो देखिए बुद्धिज़्म में भी हमने पढ़ लिया, RVP के। ठीक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। नेक्स्ट इज, द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। अब बताना है इनमें से बुद्धिज्म के फॉलोअर्स कौन थे। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म अपनाया था, बिंदुसार जी ने आजीवक अपनाया था, ये दोनों जो थे दे वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। अशोक और उनके ग्रैंडसन दशरथ, दशरथ ऑल्सो अडॉप्टेड द देव नाम एज हिज ग्रैंडफादर अशोक। नेक्स्ट इज रज्जुकाज वर। अब रज्जुकाज कौन होते थे? ठीक है, तो रज्जुकाज होते थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को रज्जुका बोलते थे। रज्जुकाज आर मेंशन्ड इन द ऑन द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, दे वर कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो रूरल एरियाज़ के जो ऑफिसर्स होते थे उनको रज्जुका बोलते थे, जो कि सर्वेयर की तरह काम करते थे, साथ ही साथ उनको जुडिशियल फंक्शंस भी दिए हुए थे और कुछ असेसमेंट ड्यूटीज़ भी दी हुई थी। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ऑफिसर्स थे। अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो ऑफिशियल्स इन द रूरल एरियाज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सार्थवाह कौन होते थे? तो सार्थवाह होते थे कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट, मतलब साथ जो चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स को सार्थवाह बोला गया है, which is described in अर्थशास्त्र by कौटिल्य।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कौन नहीं था? तो अग्रहारिका, युक्ता, प्रादेशिका और रज्जुका। ठीक, तो इनमें से कौन पार्ट नहीं था? तो अग्रहारिका जो थे वो पार्ट नहीं थे, युक्त रज्जुक तो अभी हमने देख लिया, प्रादेशिका और युक्ता। ठीक, सम ऑफ द नेम ऑफ ऑफिशियल्स वर फाउंड फ्रॉम द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। हिज थर्ड एडिक्ट, अब ये किस में मेंशन है? थर्ड एडिक्ट में मेंशन है 3 ऑफिसर्स के बारे में। पहला है युक्ता, युक्ता मतलब कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रज्जु का अभी हमने देखा, रूरल ऑफिशियल्स इन द रूरल एरियाज, जो कि सर्वेयर की तरह भी काम करते थे। देन प्रादेशिका, प्रादेशिका मतलब समझ रहे नाम से प्रदेश, तो प्रादेशिका मतलब टॉप ऑफिशियल, कहाँ का? प्रदेश का या डिवीजन का। एंड ही कैन बी कंपेयर्ड विद द मॉडर्न डे कमिश्नर, अभी जिनको हम कमिश्नर बोलते हैं उनसे इनको कंपेयर कर सकते हैं। दे यूज टू परफॉर्म जुडिशियल वर्क ऑल्सो। ठीक, नेक्स्ट इज सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय, सारनाथ का पिलर किसने बनवाया था? ये तो हम सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। Sarnath pillar was constructed by Ashoka. On the top of this pillar, the shape of lion is built, which is the symbol of power. This replica is taken by Indian government as a national sign. These pillars are the best example of Mauryan architecture, and all the columns of the Mauryan era are constructed from sandstone of Chunar. ठीक, Which of the following is considered the best stupa? इनमें से सबसे बेस्ट स्तूप कौन सा है? तो ये है सांची का स्तूप। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर, जो सांची का स्तूप है उसको बेस्ट माना गया है। इट इज़ लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस स्तूपा वॉज बिल्ड बाय अशोका एंड इट इज़ फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स स्तूपास, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स एंड पिलर्स which dated back to 3rd century BC. Thus option C is the right answer. The stupa of Bharut is situated in the Satna district of MP. तो भरूच का जो स्तूप है वो कहाँ पर है? वो सतना डिस्ट्रिक्ट में है। सांची एंड भरूच स्तूपास वर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। अमरावती स्तूप जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो कृष्णा रिवर के किनारे, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्रा में लोकेटेड है अमरावती। देन लॉर्ड मैकेंजी ने इसको ट्रेस किया था इन 1797। धम्मेक स्तूप जो है वाराणसी का, इट इज़ रिलेटेड टू विद गुप्ता पीरियड। दिस स्तूप इज डिजाइंड ऑन द फ्लैट सरफेस। तो धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? ये वाराणसी में है और ये एक फ्लैट सरफेस पे बना हुआ है ऑफ द रूथलेस प्लेन। ठीक, नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था बुद्धिज्म जब हम रिलीजन पढ़ रहे थे कि कौन सा ऐसा स्तूप है या कौन सी ऐसी जगह है स्पेसिफिकली जहाँ पे बुद्ध अपने लाइफ टाइम में नहीं आए थे। तो उसमें क्योंकि ये स्तूप ऑफ सांची इज़ वन ऑफ द बेस्ट, कि हम इसमें बेस्ट ही देख रहे हैं कि इट इज़ द बेस्ट स्तूप बाय आर्किटेक्चर, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि सांची का भी नाम देते हैं, बट ही नेवर विजिटेड सांची। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कन्फ्यूजन मतलब उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था, बट बुद्ध नेवर विजिटेड टू सांची। अगेन सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द प्लेसेस एंड देयर मॉन्यूमेंट्स और रुइंस। तो कौशाम्बी में क्या है, कुशीनगर में क्या है, सारनाथ में क्या है और श्रावस्ती में क्या है? देखिए जो जो पता है पहले तो उनको आपको एलिमिनेट करना है। सारनाथ अभी हमने देखा वाराणसी में क्या था? धम्मेक स्तूप था। सारनाथ इज़ वेरी नियर टू वाराणसी। देन श्रावस्ती कल या जो हम लास्ट हमने जो पढ़ा था पॉलिटिकल कंडीशन वाला, उसमें हमने देखा था कि ये जनपद का कैपिटल क्या था? सहित महित। तो ये 2 हो गए आपके C1 एंड D4। ठीक है, तो एक तो यहाँ से एलिमिनेशन हो ही जाती, C हो जाएगा। बाकी 2 एंड 3, कौशाम्बी इज़ घोषित राम मोनास्ट्री एंड कुशीनगर इज़ रानाभार स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हैड मेड वाराणसी हिज सेकंड कैपिटल? सेकंड कैपिटल किसने बनाई थी? अब यहाँ से फिर से एक बार याद कर लो। अजात शत्रु। हु वाज अजात शत्रु? ही वाज द हर्यक रूलर। ठीक है, तो वाराणसी जो थी वो कैपिटल थी काशी महाजनपद की 6th सेंचुरी BC में। बिंदुसार द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी गॉट काशी एज डाउरी। देखिए आई थिंक यहाँ बिम्बिसार होना चाहिए।
वाराणसी जो कैपिटल थी किसकी, काशी महाजनपद की थी। और बिम्बिसार जो हर्यक डिनेस्टी के रूलर थे, उनको डाउरी में, क्योंकि उन्होंने शादी की थी महाकौशल की, द सिस्टर ऑफ कौशल किंग प्रसन्नजीत, तो डाउरी में मिला था। बाद में शिशुनाग मेड गिरिवराज हिज कैपिटल, ठीक है। तो फिर शिशुनाग ने गिरिवराज को अपनी कैपिटल या राजगृह को अपनी कैपिटल बना लिया जब शिशुनाग डायनेस्टी आई। शिशुनाग मेड वैशाली हिज सेकंड कैपिटल, और यहाँ पे उन्होंने उसको वैशाली को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। एट दैट टाइम ही अपॉइंटेड हिज सन एज डेप्यूटी किंग ऑफ वाराणसी। सो ये क्लियर नहीं है एग्जैक्टली कि who made Varanasi his second capital. It is noteworthy that UPPCS has considered option D as the correct answer. ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ शिशुनाग ने बनाया था, इसके बारे में कुछ एविडेंसेस हैं। नेक्स्ट इज इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज एम्परर अशोका विजिटेड the following places. Which route did he follow? Select the correct answer from the codes given below. गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो ये पूछ रहे हैं कि एम्परर अशोका विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, विच रूट डिड ही फॉलो, मतलब कौन से रूट को फॉलो किया था। तो आपको वो नंबरिंग करनी है, सबसे पहले शुरू कहाँ से किया। तो देखिए जब लुम्बिनी में, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो अशोका स्टॉप्ड हंटिंग एंड स्टार्टेड पिलग्रिमेज ट्रिप्स, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ चेंजेस लाइफ में आने चाहिए। सो ही वेंट टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल पाथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू बोध गया आफ्टर 10 years ऑफ हिज कोरोनेशन एंड ब्रह्मदेई आफ्टर 20 years ऑफ हिज कोरोनेशन। Historian Vincent Arthur Smith has placed Dhamma voyage, Dhamma Yatra in Ashoka with Upgupta his book Indian Legends of Ashoka based on historical facts in the following order. तो इस बुक में उनका ये ऑर्डर लिखा हुआ है। क्या ऑर्डर है? सबसे पहले वो लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु गए, उसके बाद बोध गया गए जहाँ पे एनलाइटनमेंट हुआ, फिर सारनाथ गए जहाँ पे पहला सरमन दिया उन्होंने, फिर कुशीनगर जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, और फिर श्रावस्ती जहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो मैं भूल गई। ठीक है, तो ये मुझे याद नहीं श्रावस्ती में एग्जैक्टली क्या था, बट हाँ ये कुछ एरियाज थे जहाँ पे मतलब ये जो क्रोनोलॉजी थी ये उन्होंने फॉलो किया था। नेक्स्ट इज लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज। तो प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था अशोका ने। Ashokan inscriptions describe the history of Ashoka properly. The inscription can be divided into 3 classes: rock inscription, petrograph, and column. Rock inscription or petrograph, then column inscription and cave inscription. Rock inscription क्या है? It is the group of 14 various inscriptions which were found at 8 different places. ठीक है, सहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जावगुड़ा, यर्रा गुड़ी एंड सोपारा। तो ये जो 14 इंस्क्रिप्शंस हैं ये 8 जगहों पे मिले हैं: शहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जावगढ़ा, यर्रागुड़ी और सोपारा में। एंड मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका दे वर रिटन इन प्राकृत एंड ब्राह्मी, प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सिर्फ 2 इंस्क्रिप्शन हैं जो आपको याद भी रखने हैं, जो कि कौन कौन से हैं? शहबाजगढ़ी और मानसेरा, जो किस में लिखे हुए हैं? खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि ऑल द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, नो, देर आर 2 एक्सेप्शंस टू इट, शहबाजगढ़ी और मानसेरा, जो कि खरोष्ठी में लिखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ एक और रूइंड इंस्क्रिप्शन है जो कि एरामिक स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। और ये जो एरामिक वाला है कहाँ से मिला है? तक्षशिला से मिला है। शर ए कूना कांधार इंस्क्रिप्शन इज इन द बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट, while one Aramaic script of Ashokan inscription was obtained from Lagman. ठीक है, तो सिर्फ प्राकृत में नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत में ही हैं। Which of the following Ashokan inscription is in खरोष्ठी स्क्रिप्ट? तो अभी हमने देखा खरोष्ठी में कौन कौन से थे? शहबाजगढ़ी और मानसेरा। The earliest inscription on stone was in which language? तो earliest inscription किस में था? प्राकृत में था। Ashokan inscription in the northwestern part of Mauryan Empire near Peshawar were in। तो पेशावर के पास जो थे वो किस में थे?
अगेन खरोष्ठी में थे। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी। ओनली 2 इंस्क्रिप्शन दैट इज शहबाजगढ़ी एंड मानसेरा, जो कहाँ पर है, खैबर पख्तूनवा प्रोविंस पेशावर में, जो कि खरोष्ठी में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो खरोष्ठी जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और जो खरोष्ठी है वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिसिफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले कहाँ से डिस्क्राइब किया गया, सील से, कॉइन्स, पिलर्स और स्टोन। तो स्टोन टैबलेट से ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो पहली बार डिसिफर की गई थी। सर जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट फिलोलॉजिस्ट हु अकम्प्लिश्ड द टास्क ऑफ डिसिफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स वॉज। तो जेम्स प्रिंसेप, याद रखना ये नाम हमेशा। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने ही सबसे पहले एडिक्ट्स पढ़ा था, उन्होंने ही डिसिफर किया था। अलेक्जेंडर कनिंगम को याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कभी कभी ये कन्फ्यूजन करते हैं ऐसा। तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो उन्होंने बहुत सारे मतलब चीज़ें डिस्कवर की, डिस्कवर एज इन कि दे ब्रॉट देम इन लाइमलाइट, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप जो हैं वो जिन्होंने अशोकन एडिक्ट को पहली बार रीड किया था, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन, डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। हु फर्स्ट डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जेम्स प्रिंसेप। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कनिंगम का। Who was the first Britisher to study Ashoka's edicts? James Prinsep. How important man he is. कितने questions आए हैं देखिए। Who of the following had deciphered the edicts of Emperor Ashoka? James Prinsep. Pre-Ashokan Brahmi script. Pre-Ashokan Brahmi script was found at. तो pre-Ashokan Brahmi script कहाँ से मिली है? अनुराधापुर। अनुराधापुर कहाँ पर है? श्रीलंका में। पिपरा, सोहगोरा, महास्थान, ये जो साइट्स हैं जहाँ से एविडेंसेस मिले हैं इसके प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी हमने देखा कौन सी है, खरोष्ठी, ठीक है। तो खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इट इज़ मेनली द स्क्रिप्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जैसे अभी हम देखते हैं ना उर्दू जो है, उर्दू भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये जो मेनली जो स्क्रिप्ट है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की है। द स्टडी ऑफ खरोष्ठी पैलीग्राफी बिगेन विद द डिसिफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट विच वॉज accomplished थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मेसन, प्रिंसिप, लेसन, नॉरिस एंड कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन इज। तो ये क्या नाम से रेफर्ड थे? प्रियदर्शी। द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड ऑन द इंस्क्रिप्शन इज प्रियदर्शी। देवम प्रिया प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है बिलवड ऑफ गॉड्स। इसके अलावा पुराणों में उनको अशोक वर्धन के नाम से भी बताया गया है। विच ऑफ द किंग्स हैज बीन मेंशन्ड एज प्रियदर्शी। तो सेम क्वेश्चन, अशोका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट। अब आपको बताना है कि अशोकन स्टोन पिलर से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है दे आर हाईली पॉलिश्ड, जो कि सही है। मोनोलिथिक थे, एक ही पत्थर से पूरा पिलर कार्व आउट किया जाता था। जो शेफ्ट थी पिलर की वो टेपरिंग थी, मतलब कि ऊपर जाके थोड़ा सा टेपर हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट इज दीज आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। नहीं, ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के पार्ट में नहीं आता था, ठीक है। ये डिवीजन बाद में किया गया। तो अशोका ने तो ये सब सोच के नहीं बनाया होगा, बट बाद में हमने उसको डिवाइड किया कि अशोका के जो स्टोन पिलर्स थे वो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स में नहीं आते थे, वो डिस्टिंक्ट स्कल्पचर्स थे। रेस्ट थ्री एलिमेंट्स जो हैं वो दे करेक्ट इन रेफरेंस ऑफ अशोकन स्टोन पिलर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। पर्सनल नेम ऑफ अशोका कहाँ पे बताया गया है? तो ये बताया गया है मास्की में, ठीक है। मोर देन 40 edicts of Ashoka are acquired. The personal name of Ashoka is mentioned in गुज्जर, मास्की, निट्टूर एंड उदगुलाम। तो इन 4 जगह मिला है, गुज्जर, मास्की, निट्टूर एंड उदगुलाम, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन्ड। अभी हमने देखा मास्की में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स नेम ऑफ अशोका। मास्की के अलावा क्या क्या देखा था आपने? गुज्जर, नेट्टूर, उदगुलम। गुज्जर, नेट्टूर, उदगुलम, ठीक है। तो गुज्जर में है।
रुक्मिणीदेव पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क बर्थ ऑफ बुद्धा। ठीक है, रुक्मिणीदेव पिलर ऑफ जो है अशोक का, वो क्यों लगाया गया था? वो टू मार्क द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। तो अशोका लुम्बिनी गए थे इन द 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। उनकी जो ताजपोशी हुई थी, जो कोरोनेशन हुआ था उसके 20वें वर्ष में वो, या राज्याभिषेक हुआ था उसके 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी गए थे। एंड टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, जो पिलर है रुक्मिणी देवी उसको इरेक्ट करवाया उन्होंने अलॉन्ग विद सम सीक्रेट स्टोन स्ट्रक्चर्स। एंड ही condoned the religious texts of Lumbini as it was the birthplace of Buddha, and reduced the rate of land revenue from 1/6 to 1/8। और यहाँ पे क्योंकि इनका बर्थ प्लेस था तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू को भी कम कर दिया था, 1/6 से 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट इज द गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मैंशनड इज लोकेटेड इन। तो गुज्जर जो माइनर रॉक है, एक तो हमने देखा कि मास्की में है, एक गुज्जर में है, तो ये गुज्जर माइनर रॉक जो है वो कहाँ पर है? तो ये दतिया में है, दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इट इज़ नियर टू ग्वालियर। नेक्स्ट, द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट विच इज लोकेटेड इन दतिया। इट वॉज लेड एट द मेन रोड थ्रू उज्जैन टू भरूच। The only pillar on which Ashoka declares himself as the emperor of Magad। तो इकलौता जो एडिक्ट है या पिलर है जहाँ पे अशोक ने अपने आप को डिक्लेयर किया है एज द एम्पर ऑफ मगध, वो कहाँ पर है? वो है भबरू पिलर। तो भबरू इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रूव करता है कि अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट थे। एंड उसी इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा हुआ है दैट ही रेफर्ड हिमसेल्फ एज पियदसी राजा मगध, दैट इज़ द किंग ऑफ मगध। ठीक है, तो 70 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चंस ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं, लेकिन इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें आपकी इंटरमिंगल हो जाएंगी, तो हेवायर भी हो सकती हैं। तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अंटिल देन कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।